नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेपाल में एक बार फिर सत्ता बदलने जा रही है और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बहुमत साबित नहीं किया, जिसके बाद अब पीएम पद की गद्दी उनके हाथ से चली गई है। दरअसल प्रधानमंत्री जो है नेपाल के पुष्प कमल दहल, वो चीन के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार नेपाल की सियासत में उठापटक चल रही थी, उसके बाद अब पुष्प कमल दहल की जो गद्दी है प्रधानमंत्री की, वो दरअसल उनके हाथ से छिन गई है और उन्होंने अपना बहुमत वहां पर खो दिया है। वो देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे हैं और यही वजह है कि अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल से उनकी गद्दी छीन चुकी है, जिसके बाद अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बड़ी राजनीतिक हलचल जो है वो शुरू हो गई है और लगातार नेपाल में ये राजनीतिक हलचल बीते कई सालों से देखने को मिल रही है। लेकिन खबर यह है कि नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में प्रचंड को मात्र 63 वोट ही मिला। वहीं उनके विरुद्ध में 194 वोट पड़े। नेपाल में सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों में से 138 वोट की जरूरत होती है, जो दहल नहीं जुटा पाए और उनकी सत्ता चली गई है वहां पर। यानी अब इससे साफ है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अब वहां पर देखना होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है केपी शर्मा ओली का, जो कि बहुमत का दावा पेश कर सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं। दरअसल प्रचंड की सत्ता गिरने के बाद अब लगातार इस नाम पर कयास लग रहे हैं और अगर प्रचंड की सत्ता गई है, अगर वो प्रधानमंत्री अब नेपाल के नहीं है, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का ही माना जा रहा है। अब तक ओली की अमाले कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर के साथ गठबंधन कर रखा था, लेकिन नेपाल में सबसे हाल ही के जो चुनाव हुए 2022 में, इन चुनाव में किसी भी दल को सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिली थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर भी गठबंधन हुआ। इन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी थी वो थी नेपाली कांग्रेस, जिसके पास कुल 89 सीट्स थी। वहीं ओली की पार्टी के पास 79 सीट्स थी। प्रचंड की पार्टी के पास सबसे कम यानी 30 सीटें थी। लेकिन वहां गठजोड़ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रचंड बन गए थे। उन्हें ओली ने समर्थन दिया था। प्रचंड प्रधानमंत्री की इस गठबंधन सरकार को अभी 19 महीने ही सत्ता में हुए थे, लेकिन अब वहां पर ओली ने समर्थन वापस ले लिया और कुछ इस तरह का नजारा अब नेपाल में देखने को मिल रहा है कि वहां पर पुष्प कमल प्रचंड जो है वो दरअसल अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नेपाल के। चीन के वो समर्थक माने जाते हैं। हालांकि ये भी देखने को मिला है कि हाल ही के कुछ दिनों में प्रचंड की जो करीबी है वो भारत के साथ भी बढ़ी है, लेकिन ये भारत के लिहाज से कई मायनों में बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि पड़ोसी देश है नेपाल भारत का। तो ऐसे में इस खबर पर निगरानी रखना भी जरूरी है। हालांकि बीते कुछ समय में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था नेपाल में, ये जानकारी सामने आई थी। इसी कारण से ओली ने समर्थन खींचने का फैसला ले लिया। उनके समर्थन खींचने के कारण सरकार अल्पमत में चली गई। ओली ने इसी के साथ नई सरकार के लिए भी विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस से समझौता कर लिया है। यानी अब खबर यह है कि नेपाली कांग्रेस, जिसके पास कुल 89 सीट्स हैं और वहीं पर ओली की पार्टी के पास 79 सीट्स हैं, यानी मिलकर दोनों सरकार आराम से बना सकते हैं। और खबर तो यही है कि ओली ही अब वहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 138 ये आंकड़ा है
सीट्स का जो वहां पर चाहिए सत्ता पर काबिज होने के लिए। तो ऐसे में परचन के पास सबसे कम सीटें हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब खबर यही है कि नेपाल में ओली की अगुवाई वाली सरकार बन सकती है। बताया गया है कि केपी शर्मा ओली पहले 1.5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी ये एक समझौते के तहत वहां पर सरकार बन सकती है। इसके बाद नेपाली कांग्रेस के मुखिया शेर बहादुर देउवा वहां पर प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपस में कई मंत्रालयों और सत्ता का बंटवारा वहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से वहां पर आगे सत्ता जो है उस पर ओली काबिज होंगे। और ये फॉर्मूला दरअसल निकाला गया है, जिसके तहत वहां पर ओली और साथ ही जो नेपाली कांग्रेस के प्रमुख हैं वो दरअसल सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। ये दरअसल फॉर्मूला वहां पर निकाला गया है। ये भी बताया जा रहा है कि ओली और दहल के बीच बात बिगड़ने का कारण जो है वो प्रचंड सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया बजट रहा। इसके अलावा नेपाल के सिक्योरिटी बोर्ड के मुखिया की नियुक्ति इस गठबंधन के टूटने की एक सबसे बड़ी वजह रही। इसी कारण से ओली ने कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकियां भी बढ़ा ली। और यह भी है कि नेपाल की आंतरिक राजनीतिक साल 2008 में राजशाही के पूर्णतया खत्म होने के बाद अस्थिर ही रही है। यानी नेपाल में 2008 से अगर 2024 की बात की जाए तो वहां पर लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा है। नेपाल में 2008 से लेकर 2024 तक अभी तक यानी 13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। जी हां, 13 प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं नेपाल की जो राजनीति है वो स्थिर नहीं रही है, अस्थिर देखने को एक तरीके से मिली है। इस बीच नेपाल के संविधान में भी बदलाव हुए हैं। प्रचंड की सरकार गिरने के बाद पुनः संविधान में संशोधन की बात हो रही है। ये तमाम चीजें नेपाल में चल रही हैं, लेकिन नेपाल में चल रही इस राजनीतिक हलचल का भारत पर क्या असर होगा, यह अपने आप में एक अहम सवाल है भारत के लिहाज से। लेकिन यह आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर पता चलेगा। हालांकि ये तो तय है कि जो प्रचंड है वो दरअसल चीनी समर्थक माने जाते हैं, चीन के वो करीब रहते हैं। तो ऐसे में उनकी सत्ता नेपाल से चली गई है। लेकिन आने वाले समय में अब नेपाल में क्या होगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा, क्या ओली ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ये फॉर्मूला जो निकाला गया है नेपाली कांग्रेस और ओली की पार्टी ने मिलकर, क्या इस तरीके से वहां पर सरकार चलेगी, ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। और इतना ही नहीं, हालांकि प्रचंड जैसा कि मैंने बताया कि भारत के करीब भी आते नजर आए हैं। बीते अगर कुछ दिन की बात करें, भारत दौरे में उन्होंने मंदिरों का भी दौरा किया है। दूसरी तरफ ओली का अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल जो है भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच तलखी वाला रहा था। ओली कार्यकाल के दौरान नेपाल ने भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में दिखाना चालू कर दिया था, जिसके बाद ये विवाद हुआ था। यानी कुल मिलाकर नेपाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका असर जाहिर तौर पर भारत पर पड़ेगा। अगर बात की जाए केपी शर्मा ओली की, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की तैयारी है नेपाल के, तो इसमें यह गौर करने वाली बात है कि उनके सत्ता में रहते हुए किस तरीके से भारत का जो इलाका था वो नेपाल ने अपने नक्शे पर दिखाना शुरू कर दिया था। वहीं बात अगर प्रचंड की जाए, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री नेपाल के हैं, जो फिलहाल सत्ता से हट गए हैं, वो दरअसल इस तरीके से चीन के समर्थक रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि कौन नेपाल की सत्ता पर अब काबिज होता है। लेकिन राजनीतिक हलचल जो है नेपाल में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के सत्ता से जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने अब प्रधानमंत्री की गद्दी जो है वो खो दी है, वो सदन में जो है बहुमत पेश नहीं कर पाए, और जिसके बाद अब नेपाल में आगे की सत्ता कौन संभालेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।